गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। उसके बाद इसके टाइप्स पढ़े कि इंडस्ट्रीज के क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पे हैं। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, कैपिटल बेस्ड, इंडिविजुअल बेस्ड, हैवी एंड बल्क बेस्ड, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़, इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप उनको, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है वो है कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रो बेस्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी टेक्सटाइल है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल थी वो सेटअप हुई थी मुंबई में 1854 में। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल जो है वो मेनली लोकेटेड है महाराष्ट्र एंड गुजरात में। महाराष्ट्र के और गुजरात के पार्ट्स में ये लोकेटेड है। क्यों लोकेटेड है? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो इसका रॉ मटेरियल है यानी कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, और गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इंक्लूडेड पोर्ट फैसिलिटी। यहाँ से जो मुंबई और गुजरात से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर भी यहाँ पे आसानी से मिल जाती है। और गुड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि जो कॉटन इंडस्ट्री को, कॉटन टेक्सटाइल को या रॉ कॉटन को उगाने के लिए मॉइस्ट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये क्लाइमेट यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद जो मेन एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन, वो हैं जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस बाय थ्री मेथड्स इन इंडिया। तीन तरीकों से कॉटन टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स। इन 3 तरीकों से कॉटन जो है वो तैयार किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल। Cotton textile industries involve ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, tailoring and packaging to produce ready-made garments. कॉटन देखो, कॉटन से पहले कॉटन से धागा बनता है, फिर उससे कपड़ा बनता है, और कपड़े के बाद जो है उसको रेडीमेड गारमेंट्स का रूप दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम देखते हैं, अब देखो कॉटन टेक्सटाइल तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं इसके आगे। फर्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन। जो हमारे यहाँ गुड क्वालिटी कॉटन है उसकी कमी है, उसकी प्रॉब्लम है। मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग डिवीज़न। जब हमारा देश, बच्चों देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और डिवीज़न हुआ था, तो जो कॉटन का जो एरिया था जहाँ पे कॉटन उगाया जाता था, वो काफ़ी सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया था। ओल्ड मशीनरी, हमारे यहाँ अभी भी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ओल्ड मशीनरी का यूज़ किया जाता है। इरेक्टिक पावर सप्लाई की भी कमी होती है। लो आउटपुट फ्रॉम लेबर्स जो है, लेबर्स की भी अवेलेबिलिटी कभी कभी कम होती है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है टफ कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। आप देखते हो, आप लोग मार्केट में जाते हो तो सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं वो बहुत ईजिली और बहुत सस्ते रेट में हमें मिल जाते हैं। वहीं अगर हम कॉटन के देखें उसके कंपैरिजन में, तो कॉटन की लाइफ भी ज़्यादा नहीं होती, और कॉटन के कपड़े जो हैं वो हमें उसके मुकाबले थोड़े से महंगे भी मिलते हैं। तो ये एक टफ कंपटीशन है। अब देखो बच्चों, आपको एक स्लाइड में मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आप देखो कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ है। आगरा, मुरादाबाद, इसमें आप देखो हाईलाइट भी हो रहा है। आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, अहमदाबाद, राजकोट, उज्जैन, देवार, वडोदरा, इंदौर, सूरत, जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, पोरबंदर, कोयम्बटूर, मदुरई और चेन्नई। ये कुछ ऐसी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो कि हमारे देश में सेटअप है। दूसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, वो है बच्चों जूट टेक्सटाइल।
आप देखो जूट टेक्सटाइल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का, यानी कि जो रॉ मटेरियल है एज अ रॉ मटेरियल ऑफ जूट इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जूट से जो बनने वाले सामान है उसका भी। आर अबाउट ऑफ जूट मिल इन आवर कंट्री, फर्स्ट जूट मिल, जो पहली जूट मिल थी वो सेटअप हुई थी रिश्रा कोलकाता में 1859 में। जूट को यूज़ किया जाता है मेकिंग रोप, बैग और कारपेट्स, इन चीज़ों को बनाने के लिए जूट का यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल आर लोकेटेड अलॉन्ग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के हुगली रिवर के आसपास जो है ज़्यादातर जूट मिल्स अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल है? क्योंकि रॉ जूट इज़ अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में रॉ जूट जो है, रॉ मटेरियल जो है इसको आसानी से मिल जाता है। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसको अवेलेबल वहाँ पे आसानी से हो जाता है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, तीनों तरह के वेज जो है वो इसको आसानी से मिल जाते हैं। फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल तक पहुंच जाता है। एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट को उगाने में जो पानी की ज़रूरत होती है वो भी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। चीप लेबर, जो वेस्ट बंगाल में चीप लेबर है, और उसके साथ साथ उसके जो आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, यहाँ से भी लेबर इसको आसानी से मिल जाते हैं। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन स्टेट प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटी, वो सब कुछ इसको कोलकाता में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। अब हम देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्रीज के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। Stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand। सबसे पहला है, देखो जूट का जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है सिंथेटिक सब्सटीट्यूट से। मतलब कि हम लोग जो है, देखो यहाँ तो इंटरनेशनल मार्केट की बात की है, हम लोग नॉर्मल सी बात करते हैं, हम जूट की चीज़ें जो है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। जैसे जूट के बैग्स होते हैं, तो जूट के बैग्स हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। क्यों? हमें सिंथेटिक बैग मिल जाते हैं, प्लास्टिक के बैग्स मिल जाते हैं, और भी दूसरी चीज़ों के बैग मिल जाते हैं, वो हमें सस्ते भी मिलते हैं और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। जूट के बैग्स देखने में भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए इसका जो है वर्ल्ड मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन है। और इसके अलावा जो कुछ देश ऐसे हैं जैसे बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, इसके साथ भी हमारे देश का जूट इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसके सॉल्यूशन के लिए देखो बच्चों क्या है, ये तो इसके चैलेंजेस थे। इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है? इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग productivity, importing quality, ensuring good prices to the jute farmers and enhancing the yield per hectare। ये सारी चीज़ें जो है नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में की गई हैं। इसमें क्या किया गया है? जो इसका प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया गया है, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है, उसके बाद इस एंश्योर गुड प्राइस, यानी कि इसका अच्छा प्राइस किसानों को मिले, और इसका जो इसकी जो खेती होती है वो भी पर हेक्टेयर जो है वो ज़्यादा बढ़ाई गई है। तो ये सारे प्लान्स जो हैं वो इस पॉलिसी में किए गए हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है हमारे देश में, वो है शुगर इंडस्ट्री। देखो बेटा, बच्चों देखो, शुगर इंडस्ट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है शुगर प्रोड्यूस करने में, यानी कि शुगर का प्रोडक्शन जो हमारे यहाँ सेकंड नंबर पे होता है। और इंडिया ऑक्युपाइज फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। ये जो गुड़ और खंडसारी जो है इसके प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्कि रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। और सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आफ्टर कॉटन के बाद अगर दूसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का नाम आता है तो वो आती है शुगर इंडस्ट्री। 2010-11 में देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर यूपी,
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। यहाँ इन सब एरिया में करीब करीब 662 शुगर इंडस्ट्रीज हमारे देश में थी। मोस्ट ऑफ द मिल आर नियर द शुगर कल्टिवेटेड एरिया। शुगर कल्टिवेटेड यानी कि जहाँ पे शुगर उगाया जाता है उसी के आसपास इसकी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो लगाई जाती हैं। अब इसके क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं शुगर इंडस्ट्री के, इनको पढ़ते हैं। ये सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री है। सबसे पहले इसका चैलेंज है कि ये सीजनल इंडस्ट्री है, यानी कि जिस सीजन में शुगर केन उगाया जाता है उतने ही समय में ये इंडस्ट्री जो है वो रन करती है, बाकी समय में इंडस्ट्री जो है वो बंद रहती है। ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन में अभी भी इसमें पुराने तरीकों का यूज किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केम टू फैक्ट्रीज, यानी कि जो रॉ मटेरियल आता है कभी कभी वो रॉ मटेरियल जो है उसको आने में टाइम भी लग जाता है या डिले भी हो जाता है। मिनिमम यूज ऑफ बैगेज, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थी जो कि शुगर इंडस्ट्रीज के सामने चैलेंजेस थे। अब देखो, अगर दूर से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें एक वो होता है जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज होता है, उसकी मात्रा जो है उसको अगर आप बाहर रख लेंगे तो उसकी मात्रा जो है दिन से दिन कम होती जाती है, सूख जाता है वो, तो उसको जो है वो सुक्रोज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें से शुगर जो है वो अच्छी मात्रा में निकलेगा। अब आगे हम इसमें देखते हैं शुगर इंडस्ट्री शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू सदर्न इंडिया। अब शुगर केन जो है, क्यों शुगर इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट हो रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। पहले नॉर्थ में हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है। क्यों शिफ्ट हो रही है, इसके हम कारण देखते हैं। अर्लियर यूपी एंड बिहार वर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के मेन प्रोड्यूसर कौन कौन है, यूपी और बिहार। Therefore, most of the sugar mill were located in these two states only. But now, sugar mill are shifted toward Maharashtra, Karnataka because of following reason. अब जो शुगर केन के प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, यूपी और बिहार हैं। तो जो जितनी भी शुगर मिल्स हैं वो इन्हीं के आसपास होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये शुगर मिल्स जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटका की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। क्यों शिफ्ट हो रही हैं, देखो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं इसके रीजंस। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन इज हायर इन द सदर्न इंडिया। अब जो हम देखते हैं कि जो शुगर केन का प्रोडक्शन है, शुगर केन जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है शुगर केन का वो सदर्न इंडिया में ज़्यादा है। नॉर्दर्न इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो सदर्न इंडिया में ये इसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए जो ब्लैक सॉइल है वो ज़्यादा सुटेबल है। सुक्रोज कंटेन इन द शुगर केन इज हायर इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। अभी मैंने आपको सुक्रोज की बात की, सुक्रोज जो है इसका हाई कंटेंट होता है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स मोर शुगर कैन बी प्रोड्यूस फॉर लेस शुगर केन, यानी कि कम शुगर केन से ज़्यादा शुगर जो है वहाँ पे प्रोड्यूस की जा सकती है। मिल्स एंड मशीन आर न्यू इन सदर्न स्टेट्स। अब देखो सदर्न स्टेट में अभी अभी शिफ्ट हुआ है, नदर्न स्टेट से सदर्न स्टेट में शिफ्ट हुई है शुगर केन की फैक्ट्रीज, तो क्या है वहाँ पे मशीनें जो हैं वो नई हैं। मॉडर्न मशीनें इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब जैसे नई मशीनें हैं तो क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस्ड हैं वो मशीनें, तो क्या हो रहा है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उससे शुगर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रहा है। क्रशिंग सीजन फॉर शुगर केन इज लॉन्गर इन सदर्न स्टेट। जो क्रशिंग सीजन है यानी कि जिस सीजन में शुगर काटी जाती है, शुगर केन काटा जाता है, वो यहाँ पे सदर्न स्टेट में लंबा समय है, लंबा पीरियड है। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट। इसके अलावा सदर्न स्टेट में कोऑपरेटिव शुगर मिल्स जो है वो भी चलाई जा रही हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसके कारण जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट होती जा रही है। तो बच्चों ये तो थी कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो मैंने आपको पढ़ाई, कौन कौन सी, कॉटन, जूट और शुगर। अब हम पढ़ते हैं कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री।
ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ये कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। आइए अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं, इसको थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। इसको हम इकोनॉमी का बैकबोन भी कह सकते हैं और जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो इसी इंडस्ट्री पे डिपेंड है। देखो दिस इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज मशीन एंड टूल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। ये जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये एक बेसिक इंडस्ट्री है और ये इंडस्ट्री जो है ये बहुत सारी क्या बाकी सारी इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, रॉ मटेरियल इससे मिलता है। ऑल्सो कॉल्ड एज हैवी इंडस्ट्री, इसको हैवी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो आयरन और कोल, लाइमस्टोन वो बल्कि इन नेचर होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टील प्लांट आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर रीजन। ज़्यादातर जो स्टील प्लांट है वो लोकेटेड है कहाँ पे? छोटा नागपुर रीजन में। टुडे स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम। ठीक है। अब देखो स्टील इंडस्ट्रीज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसके आगे? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, यानी कि इसको बनाने में जिस कोल का यूज़ किया जा रहा है उसकी भी अवेलेबिलिटी लिमिट है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो प्रोडक्शन में जो लेबर लगनी है उसकी भी कमी है और एनर्जी की भी इरेगुलर सप्लाई है। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल आर फाउंड ओनली अ सर्टेन पॉकेट ऑफ इंडिया, मतलब जो इसका रॉ मटेरियल है वो कुछ ही जगह पे मिलता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की भी इसको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। क्यों झेलनी पड़ती है? क्योंकि ये हैवी और बल्कि प्रोडक्शन है, बल्कि इंडस्ट्री है, तो इसको ट्रांसपोर्टेशन भी हैवी चाहिए। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं है कि हल्के फुल्के में चला जाएगा, इसको ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम होती है। वाई इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन पेनिनसुलर इंडिया? आप देखो इंडस्ट्रीज जो है वो ये वाली इंडस्ट्रीज जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये पेनिनसुलर इंडिया में ही क्यों है? ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गुड एंड मोर रॉ मटेरियल। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्वालिटी आयरन एंड स्टील इज अवेलेबल इन द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में जो इसका रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है और ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है, तो जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी। दूसरा है पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्स में कोल, ऑयल, वाटर पावर आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। ये सारी चीज़ें जो इसको पावर रिसोर्स के लिए जो चीज़ें इसको ज़रूरी चाहिए वो सारी पेनिनसुलर इंडिया में अवेलेबल है। स्किल्ड लेबर, चीप और स्किल्ड लेबर भी इसको आसानी से पेनिनसुलर इंडिया में मिल जाते हैं, जैसे कि बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यहाँ से ये इसको चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नियरनेस टू मार्केट के पास भी है। लार्ज इंडिजियस मार्केट आर अवेलेबल इन पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में के आसपास जो है मार्केट बहुत बड़ा है। पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में, जो कि इसको पेनिनसुलर इंडिया में मिल जाती है। तो इसलिए ये जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे है? ये पेनिनसुलर इंडिया में बनाई गई है। अब देखो मैप देखो आपके स्लाइड में होगा कहाँ कहाँ ये इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ इसके प्लांट है आयरन और स्टील प्लांट। भूमपुर, बोकारो, जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, विजयनगर और भद्रावती। ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको आयरन स्टील प्लांट जहाँ पे सेटअप है। अब नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ते हैं। एल्यूमिनियम इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम इंडिया में। ये लाइट है,
resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with the other metal. देखो ये जो है ये हल्की है, गुड कंडक्टर है हीट की, और ये जब दूसरी चीज में मिलती है, किसी भी दूसरी चीज में मिलती है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है. इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स. इसको बनाने में इसका यूज होता है. इसकी पॉपुलैरिटी जो है, पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री. इससे इसकी पॉपुलैरिटी है. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. यहाँ इसके प्लांट्स हैं. 2009 और 8 और 9 में इंडिया प्रोड्यूस ओवर 15.2 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम. देखो एल्यूमिनियम का कितना प्रोडक्शन इंडिया ने किया था 2008-9 में, 15.29 लाख टन. उसके बाद बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टिंग इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक. ये जो है बॉक्साइट जो है वो इसका रॉ मटेरियल है, और ये जो है ये बल्की, वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर के रॉक में से ये पाया जाता है. Regular supply of electricity and an ensured source of raw material at minimum cost are the two prime factor for location of the industry. इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जो दो लोकेशन चाहिए वो क्या है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है रॉ मटेरियल. ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों चीज़ें इसको एज अ रॉ मटेरियल में चाहिए होती हैं. तो ये तो था बच्चों आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री. अब नेक्स्ट इंडस्ट्री हम पढ़ते हैं केमिकल इंडस्ट्री. देखो केमिकल इंडस्ट्री क्या है. केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और डाइवर्सिफाइंग भी है. ये कंट्रीब्यूट करती है अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ जीडीपी. जो हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें 3% जो है इसका कंट्रीब्यूशन होता है. थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में और ऑक्युपाइड 12th प्लेस इन वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ इट्स साइज. ये साइज के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन है एशिया में हमारे देश की, और 12th पोजीशन है वर्ल्ड में. कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. इसकी यूनिट्स जो होती है वो स्मॉल और लार्ज दोनों कैटेगरी में ये लग सकती हैं. केमिकल इंडस्ट्री इट्स ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर. केमिकल इंडस्ट्रीज के अपने ही बहुत कंज्यूमर जो है वो बहुत सारे हैं या बहुत बड़े हैं. बिकॉज बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोडक्शन अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट. क्यों? क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो क्या होती है, वो अदर इंडस्ट्रीज में भी काम करती है, एग्रीकल्चर में भी काम करती है, और डायरेक्ट इसको कंज्यूमर जो है वो यूज भी कर सकते हैं. तो दो टाइप की केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ये आपने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में. देखो ऑर्गेनिक यहाँ पे हम छोटा सा पढ़ते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, इंक्लूड पेट्रोकेमिकल विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. इसमें इनका यूज होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का. ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट और ऑयल रिफाइनरीज के पास इनको लगाया जाता है. अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एडेसिव, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स. इन चीज़ों में इसका यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स का. नाइट्रिक एसिड, अल्काइल, सोडा ऐश यूज टू मेक ग्लास, सोप एंड डिटर्जेंट पेपर. नाइट्रिक एसिड, अल्काइल्स और सोडा ऐश का यूज किया जाता है ग्लास, सोप, डिटर्जेंट पेपर्स बनाने में. एंड कॉस्टिक सोडा, दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. इसके अलावा कॉस्टिक सोडा जो है ये इंडस्ट्रीज जो है, ये इंडस्ट्रीज हमारे पूरे देश में, ओवर द कंट्री, हमारे पूरे देश में कहीं कहीं ये इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप है. अब आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारी इंडस्ट्री जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो कौन सी है, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री. फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन इंडिया वॉज सेटअप इन रानीपत.
जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री 1906 में, 1906 में फर्स्ट इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई थी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। इसमें क्या है, हाइड्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है उसका प्रोडक्शन होता है। एट प्रेजेंट तो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बच्चों नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स को का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर, यहाँ में अभी प्रेजेंट में 10 पब्लिक सेक्टर जो है अंडरटेकिंग एज वन इज कोऑपरेटिव सेक्टर एट हजीरा। हजीरा में एक कोऑपरेटिव सेक्टर है और बाकी 10 पब्लिक सेक्टर जो है वो हमारे देश में है। इन गुजरात में है अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन जो है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है वो 10 जो है वो पब्लिक सेक्टर में और एक जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में है। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया का जो हाफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो सिर्फ इन स्टेट्स में बनाया जाता है, इन स्टेट्स में प्रोडक्शन होता है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। इसके जो अदर इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिकॉज ऑफ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस आसानी से मिल जाती है। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज वाइडली स्प्रेड इन द कंट्री। इसके अलावा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो हमारे पूरे इंडिया में सेटअप है। नेक्स्ट है केमिकल सीमेंट इंडस्ट्री। तो बच्चों फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो कितना मिलियन टन किस किस फर्टिलाइजर्स का होता है, ये आप स्लाइड्स में आराम से देख सकते हैं। इसको पॉज करके आप यहाँ पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों सीमेंट इंडस्ट्री। आप सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ते हैं। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, बिल्डिंग्स में, हाउसेस में, फैक्ट्रीज में, ब्रिजेस में, रोड्स में, एयरपोर्ट्स में, डैम्स में एंड फॉर अदर कॉमर्शियल यूजेस में इसको यूज किया जाता है। किसको? सीमेंट को। सीमेंट इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम, कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अ पास फ्रॉम रियल ट्रांसपोर्ट। ये इसकी इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में हैवी और बल्की रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है और इसको जो है इलेक्ट्रिक पावर के साथ साथ इसको रेल ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या है, देखो इसका रॉ मटेरियल भी हैवी और बल्कि होता है और इसका प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिव जो गुड होता है वो भी हैवी होता है, तो उसको रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट आर सेटअप इन चेन्नई 1904 में। 1904 में जो फर्स्ट प्लांट सेटअप हुआ था ये चेन्नई में हुआ था। तो ये तो था बच्चों आपका सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विस एंड पैसेंजर्स। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो क्या प्रोडक्शन करती है, व्हीकल का प्रोडक्शन करती है जिससे हम जो सामान है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो हैं वो इसमें मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया के वेरियस सेंटर्स में। ये इंडस्ट्री कहाँ कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। इन जगहों पे ये जो इंडस्ट्री है वो सेटअप है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारी द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स एंड मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है वो इन सब चीज़ों की है। बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का कहा जाता है।
अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। ये जो है ये अदर स्टेट्स हैं। 2010-11 में STPI Software Technology Parks of India has come up across 46 locations at different centers of India. 2010-11 में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए थे वो करीब करीब इंडिया में 46 जगहों पे 46 लोकेशंस पे ये पार्क्स जो है वो बनाए गए थे। मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट इज़ एनकरेजिंग टू नो दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। इस सेक्टर में 30% जो है वो वुमेन्स हैं। और इसके जो सॉफ्टवेयर पार्क्स आप मैप में देख सकते हो, देखो आपके उसमें स्लाइड में मैप दिख रहा होगा। इसमें कुछ मैंने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, हैदराबाद, चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी एटसेट्रा। ये कुछ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। तो बच्चों ये तो थी कुछ आपकी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज। कुछ हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी, कुछ हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ी। आई होप आपको समझ में आई होगी। और ये कुछ इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री थी जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये इंडस्ट्रीज जो है ये कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती हैं। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा इंडस्ट्रीज के बारे में, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा, इंडस्ट्रीज कितने टाइप्स की होती हैं, और फिर हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा कि कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी कि ये इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे पॉल्यूशन करती हैं और कैसे एनवायरनमेंट को डिग्रेडेट करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है वो क्यों होता है? वो होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के हमारे एनवायरनमेंट में आने से, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में ये कुछ ऐसी गैस होती हैं जो कि पॉल्यूशन को पॉल्यूशन करती हैं। ये होती किन कारणों से हैं? चिमनीज ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस हीट लीडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो इंडस्ट्रीज में देखते हो आप लोग चिमनीज लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है, गर्म हवा जो है वो निकलती है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और जो हमारा ग्रीन हाउस है वो इफेक्ट करता है। यूज ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लेंट्स ओजोन लेयर विच फिल्टर्ड अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। इसको भी इफेक्ट करती हैं। एयर पॉल्यूशन इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स अलाइक एंड ऑल्सो कॉज डैमेजेस टू द बिल्डिंग्स। एयर पॉल्यूशन जो है ये ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। देखते हो आप लोग, अगर हवा साफ नहीं होगी तो क्या होगा, हमें जो है वो कई तरह की बीमारियां हमें लग जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली में जो है, दिल्ली में एयर का जो एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उसका लेवल जो है वो बहुत हाई हो गया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। अब ये तो था एयर पॉल्यूशन, अब देखते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो है वो डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पॉल्यूट द वाटर। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे जो भी उनका वेस्ट होता है उसको जो है वो वाटर में डंप कर देती हैं, वाटर में फेंक देती हैं, जिसके कारण वाटर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट लाइक डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, heavy metals like lead and mercury, plastic, fertilizers, etc.
इन सब की वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर में केमिकल वेस्ट जो है, केमिकल वेस्ट फेंक दिया जाता है, मेटल्स फेंक दिया, मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज़ में वेस्टेज होते हैं वो सब जो है वो वाटर में फेंक दिया जाता है, वाटर में डिस्पोज कर दिया जाता है, जिसके कारण डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके कारण वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, एसिड, डाइज, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा जनरेट लॉट ऑफ टॉक्सिक वाटर विच किल द एक्वेटिक लाइफ। ये क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं लॉट ऑफ टॉक्सिक वाटर, यानी कि खराब पानी को ये लोग जनरेट करते हैं। इन चीज़ों से टॉक्सिक वाटर बनता है, जिसके कारण क्या होता है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉल्यूशन है वो है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्राइंग इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है कि थर्मल प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिवर और पॉन्ड से जो है वो अपनी गर्मी, जो इनकी इंडस्ट्रीज की गर्मी होती है, उसको रिवर और पॉन्ड के पास जो है वो हॉट वाटर जो है, इसमें क्या करते हैं, देखो थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है कि वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज का जो हॉट वाटर है थर्मल प्लांट्स का, उसको ये रिवर और पॉन्ड में बिफोर कूलिंग, यानी कि ठंडा होने से पहले ही रिवर और पॉन्ड में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसके कारण पानी जो है उसको पानी की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। उसके बाद है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन होता है हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेट बाय रनिंग मशीनरी, सिरेंस, ड्रिलिंग, फैंस एटसेट्रा लीड्स इट्स नॉइज पॉल्यूशन। फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीनें हैं, फैक्ट्रीज में चलने वाले जितने भी टूल्स हैं, इन सब के चलने से क्या होता है, बहुत नॉइज पॉल्यूशन होता है, बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इरिटेशन होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, हार्ट अटैक आ सकता है। जो इसके आसपास लोग रहते हैं उनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट का जो डिग्रेड, इन चीज़ों से ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिए, इन पॉल्यूशन से एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसके कंट्रोल के वो पढ़ते हैं। मिनिमाइजिंग यूज वेस्ट फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूज एंड रिसाइकल इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। हमें क्या करना चाहिए, या इन इंडस्ट्रीज, ये जो इंडस्ट्रीज है इसके लोगों को क्या करना चाहिए कि जो इनका वेस्ट होता है उसको जो वाटर वेस्ट है, या जो वाटर में ये लोग वेस्टेज फेंकते हैं, उसको दोबारा से रिसाइकल या रीयूज करना चाहिए। कुछ ऐसे ये लोग प्लान्स करें जिसके कारण इसका जो वेस्ट जो है उसका वेस्ट का दोबारा से रिसाइकल किया जाए। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करें, रेन वाटर को यूज़ करें। ट्रीटमेंट हॉट वाटर एंड एफिशिएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इन द रिवर और पॉन्ड। रिवर और पॉन्ड में जब ये हॉट वाटर को रिलीज़ करते हैं तो उसको रिलीज़ करने से पहले उसको नॉर्मल कर देना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल effluents can be done in 3 phases. Primary treatment by mechanical means. This involves screening, grading, फ्लोकेशन एंड सेडिमेंटेशन। ये भी ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है मैकेनिकल मींस का, उनको भी इस तरीके से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम बायोलॉजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, और टर्शरी ट्रीटमेंट भी हम बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकल और वेस्ट वाटर। इनकी वजह से जो वेस्ट वाटर है उसका दोबारा से रिसाइकल हो जाता है। नॉइज ऑब्जॉर्विंग मटेरियल कैन बी यूज्ड। ऐसे मटेरियल को यूज़ करें जो कि ज़्यादा शोर ना करें, या ऐसी मशीनों का यूज़ किया जाए जो कि ज़्यादा नॉइज़ ना क्रिएट करें। अब इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी बुक में वो है बच्चों NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये देखो ये क्या है, NTPC इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया। इंडिया में जो पावर कॉर्पोरेशन है वो एक मेजर पावर कॉर्पोरेशन प्रोड्यूसिंग जो है वो है NTPC। ये जो है ISO सर्टिफाइड है फॉर EMS 14001 से ISO सर्टिफाइड है।
ये कॉरपोरेशन जो है प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंटल एंड रिसोर्स लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अप फॉर पावर प्लांट. This has been possible through optimized utilization of equipment, adopting latest technology and upgrading existing equipment. ये जो एनटीपीसी है ये क्या करती है, ये जो कॉरपोरेशन है वो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है हमारा अब ये जो एनटीपीसी होती है ये क्या करती है, ये ऐसे काम करती है जिससे कि जो एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट सेफ रहे, प्रिजर्व रहे और एनवायरनमेंट को किसी तरह का खतरा ना हो. ये कैसे पॉसिबल होता है कि सबसे पहले ये क्या करती हैं कि ये ऐसे इक्विपमेंट को यूज़ करती हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं और साथ के साथ इसको ये अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करती रहती हैं. उसके बाद ये क्या करती हैं, वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमम ऐश यूटिलाइजेशन. जो वेस्ट जनरेशन है, जो वेस्ट जो निकलता है फैक्ट्रीज में, उस वेस्ट को ये कम कर देती हैं और ऐसे वेस्ट को जो है जो यूज़ करती हैं, जो यूज़ चीज़ें जो ये लोग अपने इंडस्ट्रीज में यूज़ करती हैं चीज़ें, वो वेस्ट से ही बनाते हैं. उसके बाद ये क्या करती हैं, ये ग्रीन बेल्ट्स भी लगाती हैं जिसके कारण जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है. और इनका काम है कि लोगों को भी ऐसे वो कराना, लोगों को भी इस तरीके से कन्वे करना कि वो भी एफॉरेस्टेशन की तरफ फोर्स करें और एफॉरेस्टेशन से जो है वो अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाएं. इसके अलावा ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट. यानी कि जो वेस्ट चीज़ें हैं उनसे ये पॉन्ड मैनेजमेंट बनाते हैं, वाटर रिसाइकल सिस्टम बनाते हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें ये बनाते हैं जिसके कारण जो है वो एनवायरमेंट जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम किया जाता है या एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं. इसके अलावा ये क्या करते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करने के लिए ये एक मैनेजमेंट बनाते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट बनाते हैं. जो जितने भी इनके पावर स्टेशन जहाँ जहाँ होते हैं पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ इन्होंने पावर स्टेशन लगा रखे हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन सब कामों को करने के लिए ये एक मैनेजमेंट टीम बनाती है और उस मैनेजमेंट का काम होता है वो इन सब कामों को करें. तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म. और इस चैप्टर में एक बार कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं. इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये चैप्टर. और इस चैप्टर को हम शुरू से एक बार देख लेते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा, उसके बाद नीड्स ऑफ मैन्युफैक्चर पढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ा, फिर हमने इंडस्ट्रीज में पढ़ा बेसिस ऑफ सोर्स में रॉ मटेरियल बेसिस पढ़ा, फिर मेन रोल अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल पढ़ा, फिर हमने बेसिस ऑफ ओनरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा. फिर हमने कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा सेकंड वीडियो में, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल था, जूट टेक्सटाइल था, शुगर इंडस्ट्री थी. उसके बाद हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पढ़ा जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी. उसके बाद हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग पढ़ा, केमिकल इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पढ़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ भी पढ़ा. उसके बाद ये तो हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा. फिर हमने तीसरी वीडियो में क्या पढ़ा, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पढ़ा कि ये इंडस्ट्रीज जो है कैसे पॉल्यूशन करती हैं और कैसे हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती हैं. इसमें हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, थर्मल पॉल्यूशन पढ़ा, नॉइस पॉल्यूशन पढ़ा और फिर कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है. और लास्ट में हमने पढ़ा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. तो इस तरीके से बच्चों इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी. आई होप आपको समझ में आई होंगी. इसको दोबारा देखिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए. और प्लीज़ बच्चों ध्यान से एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कमेंट आप लोग
जो कमेंट ठीक हो वही आप लोग करें। और आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए सारे बच्चे, ताकि आपको पता लगता रहे। कोई भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे, जो 10th क्लास में दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, वहाँ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।